तो मित्रों सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की मिट्टी की। किस तरह की मिट्टी उत्तराखंड में पाई जाती है और क्या परीक्षा में इनका योगदान रहा है, किस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं। मित्रों आपको अच्छी तरह से पता है कि उत्तराखंड का लगभग 85% क्षेत्रफल पर्वतीय है, मात्र 15% क्षेत्रफल ऐसा है जो मैदानी है। और कृषि करने के लिए मैदानी क्षेत्र होना अत्यंत आवश्यक है। हमने जब भारत का भूगोल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कृषि के लिए उपयुक्त दशा जलोढ़ मिट्टी में या काली मिट्टी में होती है। भारत उत्तराखंड का तराई का क्षेत्र, उधम सिंह नगर और हरिद्वार का क्षेत्र मैदानी है, मगर उसके अतिरिक्त उत्तराखंड में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है और क्या योगदान है ग्लेशियर्स का उस मिट्टी में, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम भारत पर नहीं बल्कि उत्तराखंड की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने मैंने पूरा मानचित्र बनाया है जिसमें मिट्टी के प्रकारों को अच्छी तरह से मैंने दिखाया है। मैंने जब भारत का भूगोल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिम रेखा पड़ती है, यानी कि इस ऊंचाई पर 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो तकरीबन 4500 मीटर अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उस स्थिति में जो मिट्टी है वो मिट्टी या जो पानी होगा वो बर्फ बन जाएगा और हिमालयी क्षेत्रों में जहां बर्फ ढकी रहती है वो मिट्टी का प्रकार और उसमें होने वाली वनस्पतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों आरंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से। जो आपको दिख रहा होगा ये वही क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई तकरीबन 4500 मीटर से अधिक है। उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताऊं, आप उत्तराखंड से शुरू करते हैं नीचे तराई और भावर के क्षेत्र में, तो 0 मीटर ऊंचाई से लेकर के यहाँ 600 मीटर ऊंचाई होती है औसत, यहाँ 1200 मीटर, 1800 मीटर, फिर 3000, फिर 4500 और 4500 से ऊपर अधिक ऊंचाई पर ट्रांस हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। तो देखिए आप सबसे ऊंचाई पर ग्लेशियर्स की जो मिट्टी है उसमें देखिए पर्वतीय छिछली मिट्टी। तो पर्वतीय छिछली मिट्टी के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे उस मिट्टी की जहां पर बर्फ जमी है। यहां पर अत्यधिक बर्फ होने के कारण वनस्पति नहीं होती। मैं आपको बता दूं अत्यधिक बर्फ होने के कारण यहां पर वनस्पति नहीं होती। ग्लेशियर्स, ताल, हमने पहले भी आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाए हैं ताल कौन कौन से होते हैं। तो ये वो मिट्टी है जिस पर खेती ना के बराबर होती है। यहाँ पर जनसंख्या भी विरल पाई जाती है। देखिए पर्वतीय छिछली मिट्टी, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर्स निर्मित होते हैं जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ पर, उसके अतिरिक्त यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर्स भी हैं। तो 4500 मीटर से अत्यधिक ऊंचाई पर इस मिट्टी का पाया जाना ये संकेत देता है कि यहाँ बर्फ से ढकी ये मिट्टी होगी। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है, आप नाम नोट कर लीजिए, पर्वतीय छिछली मिट्टी। अभी हम इसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको वनों के बारे में बताएंगे, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, विज्ञानों के बारे में बताएंगे, मर्ग के बारे में बताएंगे। परंतु फिलहाल ये मेरा वीडियो केंद्रित है उत्तराखंड के मिट्टी के प्रकारों पर। ऊंचाई के औसत मैंने आपको बताया है। ये जो आप रेखा देख रहे हैं, रेखा ये भी दर्शाता है कि इससे ऊपर उत्तराखंड के इस ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो एल्पाइन चरागाह मिट्टी, इस मिट्टी का एक और नाम है पास्चर्स मिट्टी। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है पास्चर्स मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है, एल्पाइन चरागाह मिट्टी का ये दूसरा नाम है। ये लगभग 2500 से लेकर के 4000 मीटर औसत ऊंचाई तक मिलता है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि शीत ऋतु में जब सूरज मकर रेखा पर चला जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, तो शीत ऋतु में जो हिम रेखा है वो नीचे आ जाती है। तात्पर्य कि जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है उस समय पर सतह का तापमान यानी 0 समुद्र तल से 0 मीटर का लेवल पर भी औसत तापमान तकरीबन 20 डिग्री रहता है। तो आप 165 मीटर ऊपर जाने पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो तकरीबन हिमरेखा 3000 मीटर पर आ जाती है, यानी 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ही आपको बर्फ मिल जाएगी शीत ऋतु में। तो उस ऋतु में वो अध्याय मैंने आपको पढ़ाया है भारत के भूगोल में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाकर भूगोल में देख सकते हैं उन चैप्टर्स को। तो यहाँ पर क्या होता है, शीत ऋतु में कोई बर्फ जम जाती है और पूरा ढका रहता है, जिस वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते। परंतु जैसे ही शीत ऋतु समाप्त होती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो वो बर्फ छट जाती है, वो पिघल जाती है और उसके बाद छोटी छोटी घास है वो बाहर को निकल आती है। हम उसको कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, तो उत्तराखंड में हम उनको बग्याल बोलते हैं। ये वही मिट्टी है जिसको हम पास्चर्स मिट्टी के नाम से जानते हैं, एल्पाइन चरागाह मिट्टी। तो जब वो मिट्टी बाहर आती है तो वहां पर चरागाह के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं।
पशुओं का पशुचारण इस मिट्टी पर खूब होता है। और यहीं पर मिलते हैं विज्ञान, वेदिनी विज्ञान, देविनी विज्ञान। एक्चुअल में जब ये छोटी छोटी घास ग्रीष्म ऋतु में बाहर आती है फाल्गुन महीने के बाद, तो कई सुंदर पुष्प भी उस पर जनरेट होते हैं, कई सुंदर पुष्प और बहुत मनोहर छटाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं बुग्याल टाइप की। उन्हीं में से एक है फूलों की घाटी, जिसकी खोज 1931 में फ्रैंकलिन स्माइथ ने की थी। पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर पड़ती है चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी। इस मिट्टी का एक और नाम है पास्चर्स मिट्टी, आप इसको नोट करके रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप जब नीचे जाते हैं तकरीबन 3000 मीटर, 2000 मीटर से 3000 मीटर औसत ऊंचाई के बीच में, तो पड़ती है उप पर्वतीय मिट्टी। उप पर्वतीय मिट्टी की पहचान यह है कि इस मिट्टी पर मर्ग या छोटी छोटी घास नहीं उगती, मतलब यहां पर बर्फ नहीं जमा होती। शीत ऋतु में अगर ओलावृष्टि हुई तो अलग बात है, या हिमपात हुआ तो अलग बात है। नॉर्मली बर्फबारी नहीं होती, परंतु बर्फबारी नहीं होती जिस कारण यहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ भी उगते हैं, परंतु वह शंक्वाकार के होते हैं। जैसा आपने सुना होगा देवदार, अशोक, स्प्रूस और फर, ये वो पेड़ देवदार, स्प्रूस, फर, अशोक। एक्चुअल में इनको एल्पाइन वन भी कहा जाता है। एल्पाइन चरागाह मिट्टी ऊपर थी जिसमें बुग्याल, और लेकिन उप पर्वतीय मिट्टी जो आपको दिख रही है, उप पर्वतीय मिट्टी पर शंकुधारी पेड़ आपको मिलेंगे। शंकुधारी पेड़ आपको पता है कौन से हैं? देवदार, स्प्रूस, फर, अभी हमने डिस्कस किया जिसके बारे में। ये आपको पता है करीब 2000 से 3000 औसत ऊंचाई पर मिलते हैं। आप रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा के पार अगर जाते हैं तो इन वृक्षों को आप देख सकते हैं आराम से। 2000 मीटर पर तकरीबन आपको बांज का पेड़ मिलेगा जो पहाड़ों में काफी प्रसिद्ध है, प्रकृति का दोस्त। हाँ, उससे अधिक ऊंचाई पर अगर आप बढ़ते हैं, रानीखेत के आगे चौबटिया में जाइए तो वो 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। वहां पर आपको एक तिकोने पेड़ मिल जाएंगे अत्यधिक ऊंचाई वाले, जिनके हमने डिस्कस किया, और इनको बोला जाता है उप पर्वतीय मिट्टी। अब हम बात करते हैं जो तकरीबन ये जो पाई जाती है 2000 से 3000 के बीच में, या 1500 से 3000 आप ले सकते हैं, 1500 से तकरीबन 600 मीटर के बीच में, यानी कि शिवालिक रेंज में 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच में अक्सर आपने देखा होगा रामनगर, हल्द्वानी या हरिद्वार, कोटद्वार के ऊपर बढ़ते हैं। यही तो है वो ऊंचाई का मापदंड, ठीक शिवालिक का किनारा। तो इन ऊंचाइयों पर चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा मिलते हैं। जब आप पहाड़ की शुरुआत करते हैं तो चीड़ के पेड़ मिलते हैं तकरीबन 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर की औसत ऊंचाई तक। 1500 से 2000 मीटर की औसत ऊंचाई पर आपको बांज मिलेगा, और 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आपको उप पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत अशोक और देवदार मिलेगा। अब फिलहाल बात करते हैं हम इस भूरी लाल पीली मिट्टी की, जिसपे आप देख रहे हैं चीड़ का पेड़, आपको दिख भी रहा होगा। 600 से 1200 या 1500 भी लिख सकते हैं आप इसे। औसतन चीड़ का पेड़ यहाँ पर मिलते हैं 1500 मीटर ऊंचाई पर। शिवालिक रेंज में ये काफी अत्यधिक मिलते हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उस रेंज में हमें चीड़ के पेड़ अत्यधिक मिलते हैं। और इस मिट्टी का क्या प्रकार होगा? भूरी और लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी पर मैं बात करूंगा, भूरी लाल पीली मिट्टी पर। थोड़ा कृषि के बारे में बात करना आप भूल गए। ये चरागाह भूमि है जहां पर चरागाह या पुष्प बहुत अत्यधिक होते हैं, पुष्प या छोटी छोटी घास। उप पर्वतीय मिट्टी में आपको लीची, सेब ये अत्यधिक मात्रा में मिलेगा। चौबटिया सेब के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। मतलब इन जगहों पर जहां पर आपको देवदार, स्प्रूस, फर मिलते हैं, उन्हीं स्थानों पर सेब और लीची भी अच्छा मिलेगा ठंडे मौसम में। नीचे अगर आप भूरी लाल पीली मिट्टी पर जाओगे तो यहां पर खेती के लिए दशाएं अनुकूल की जाती हैं। कंटूर खेती यानी समोच्च खेती, यानी सीढ़ीदार खेती आपको मिलेगी अक्सर इन क्षेत्रों पर। आपको वो खेती मिलेगी। चीड़ के पेड़ जहां पर है, सीढ़ीदार खेती प्लेन करके मैदान को। हम एक चैप्टर अवश्य बनाएंगे उत्तराखंड की कृषि पर भी, तब आपको उसके बारे में अच्छे से बताएंगे। फिलहाल भूरी लाल पीली मिट्टी 600 से तकरीबन 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, चीड़ के पेड़ की यहाँ पर बहु यातायात मिलेगी। उसके नीचे आप देख रहे हैं जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया है, ये है टर्सरी प्रकार की मिट्टी। टर्सरी मैं लिख देता हूं, टर्सरी। अक्सर शिवालिक रेंज में मिलती है, यानी कि शिवालिक रेंज जहां पर समाप्त होने वाली हो, शिवालिक के दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगी। हाँ, देहरादून और हरिद्वार के बीच में भी ये मिट्टी आपको मिलती है, टर्सरी मिट्टी। ध्यान से सुनिए आप, शिवालिक के ठीक नीचे, यानी कि इसके तुरंत बाद ही भावर का क्षेत्र शुरू हो जाता है, और भावर के बाद तराई का क्षेत्र। हम बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड की मिट्टियों के बारे में। तो भूरी लाल पीली मिट्टी के बाद का क्षेत्र ये है जो आपको दिख रहा है क्रॉस, ये है टर्सरी मिट्टी। इस पर भी खेती के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न
की जाती है। मोटी मिट्टी होती है। आपके क्षेत्र में हल्द्वानी से 4 या 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। काशीपुर से आगे रामनगर जाएंगे तो भी मिलेगा, हरिद्वार से आगे भी ये क्षेत्र मिलेगा। मानचित्र में आपको इसका डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी यहां पर समाप्त। अब हम बात करते हैं मैदानी मिट्टी की। मैदानी मिट्टी में, क्योंकि उत्तराखंड में जो कृषि के लिए सबसे अनुकूल दशाएं हैं वो मैदानी क्षेत्र ही हैं। ये 2 जनपद जो आपको दिख रहे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहीं पर उपयुक्त दशाओं में कृषि होती है। उत्तराखंड के सबसे ज्यादा कृषि उत्पादक यही जिले हैं और जिस कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास भी अच्छा हुआ है। जनसंख्या का वास भी यहाँ पर अत्यधिक होता है। तो जो नदियां पहाड़ों से आती हैं उबड़ खाबड़ होते हुए, जगह बनाते हुए, वो जब प्लेन मैदान में जाती हैं तो पानी की कोई समस्या नहीं होती, भरपूर मात्रा में पानी छोड़ते हुए जाती हैं और तभी वहां पर कृषि के लिए माकूल दशाएं होती हैं। तो ये नदियां जब पहाड़ों से सीधे नीचे गिरती हैं तो अपने साथ मोटे मोटे पत्थर लेकर आती हैं। तो जिस स्थान पर ये प्लेन में प्रवेश करती हैं उस स्थान पर मोटे मोटे पत्थरों को जमा कर देती है। ऐसे स्थानों को हम भावर का क्षेत्र बोलते हैं। ध्यान से देखिए आप, ऐसे स्थानों को हम भावर का क्षेत्र बोलते हैं। और भावर के क्षेत्र में आपको ये लाल लाल जो दिखा है भावर का क्षेत्र है। हरिद्वार के नजदीक देखिए आप कोटद्वार का क्षेत्र, जब आप पौड़ी गढ़वाल में आते हैं, इधर देखिए रामनगर का क्षेत्र और आप आगे बढ़े तो हल्द्वानी का क्षेत्र। हालांकि इस मिट्टी पर खेती नहीं हो सकती, खेती के लिए महीन मिट्टी चाहिए, बारीक तराई वाली मिट्टी। भावर, मैंने आपको कहा कि मोटे मोटे पत्थर आते हैं जो रुक जाते हैं भावर के क्षेत्रों में। हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार, हरिद्वार का उत्तरी क्षेत्र, ये सब भावर मिट्टी के अंतर्गत आता है। जब मैंने भारत का भूगोल पढ़ाया है तो आपको बताया है बांगड़ और खादर मिट्टी के बारे में, निश्चित तौर पर आपको वो पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं अंतिम मिट्टी की जिस पर होती है सबसे ज्यादा खेती। परीक्षा में सवाल पूछा गया था, गन्ने की खेती के लिए उत्तराखंड में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर, तराई वाली मिट्टी। भावर के ठीक नीचे का क्षेत्र कहलाता है तराई मिट्टी वाला क्षेत्र, जहां पर मोटे मोटे पत्थर छोड़कर नदी आगे बढ़ती है और एक उपयुक्त दशा वाला मैदान निकालती है। महीन मिट्टी जिस पर खेती के लिए जबरदस्त अवसर प्राप्त होते हैं। तराई का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, हरिद्वार का दक्षिणी क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार के नीचे जरा सी संकरी सी पट्टी, और उधम सिंह नगर का एक क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा खेती होती है। उधम सिंह नगर का क्षेत्र तराई की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है और यही क्षेत्र है सबसे ज्यादा अनुकूल कृषि के लिए। तो मित्रों, ये था हमारा एक अध्याय जो हमने बनाया था उत्तराखंड की मिट्टियों के ऊपर। अब हम अगला अध्याय बनाने वाले हैं उत्तराखंड की वन संपदा पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तैयार रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।